हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे जैसे केपलर का द्वितीय नियम क्या था कि ग्रहों का जो क्षेत्रफली वेग नियत रहता है। क्षेत्रफली वेग नियत का मतलब आप लोग समझ लीजिए, जैसे अगर समान समय में समान क्षेत्रफल अगर ग्रह पार कर रहा है और समान क्षेत्रफल कैसा और क्षेत्रफल किसका देखो, ये जो ग्रह को मिलाने वाली रेखा है प्रारंभ में आर थीटा ध्रुवीय निर्देशांक पर है, मतलब प्रारंभ में बिंदु पी पर है। अब बिंदु पी से यह क्यू तक गई डेल्टा टी समय में। अगर पी से डेल्टा मतलब क्यू तक डेल्टा टी समय में यह गई है, तो इसके बाद स्वाभाविक है कि इसके जो कोण जो थीटा था, जो इसका कोण थीटा है डेल्टा थीटा, मतलब पी से लेकर के क्यू के बीच में जो कोण हो गया वो डेल्टा थीटा हो गया। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा क्यू एस पी का, इस क्यू एस पी का जो क्षेत्रफल होगा तुम्हारे एम एस एन के क्षेत्रफल के बराबर होगा। केपलर का द्वितीय नियम यही है, अभी हम लोग इसको प्रूव भी कर लेंगे। केपलर ने यह बताया कि जो ग्रह को मिलाने वाली रेखा है समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है डेल्टा टी समय में अगर क्यू एस पी अगर इतना क्षेत्रफल पार की है डेल्टा टी समय में, तो एम एस एन भी क्षेत्रफल पार करेगी उतना ही समय में। हम लोग अभी इसको डेरिवेशन के माध्यम से देखो इसको सिद्ध कर देंगे। तो एक चीज क्लियर हो गया कि समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। तो आप लोग जानते हैं कि क्यू एस पी का क्षेत्रफल बराबर होगा एम एस एन के। क्यू एस पी का क्षेत्रफल एम एस एन के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि ग्रह की स्थिति एक बार पी से क्यू तक पहुंचा है, फिर एम से लेकर के एन तक, और यहाँ भी डेल्टा टी समय लगा था और इसमें भी डेल्टा टी समय ही लगा है। डेल्टा टी समय में यहाँ भी पहुंचा है एम से लेकर के एन तक। अब देखो क्यू एस पी का क्षेत्रफल और एम एस एन का क्षेत्रफल बराबर होता है और इनका क्षेत्रफली वेग भी बराबर होता है। जैसे हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दी दोनों तरफ, डेल्टा टी से दोनों तरफ अगर भाग दे दोगे तो क्यू एस पी का क्षेत्रफल बटे डेल्टा टी, एम एस एन का क्षेत्रफल बटे डेल्टा टी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो फिर क्यू एस पी का जो क्षेत्रफल होगा, जैसे ये देख रहे हो क्यू एस पी एक त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और आधार इसमें क्या है, कोण से जो सटी हुई, यहाँ पर अगर एंगल थीटा है, एंगल थीटा तो कोण से जो सटी हुई भुजा होती है आधार है। आधार हो गई तुम्हारा ये हो गया एस पी और तो ऊंचाई जो हो गया क्यूपी। आधार जो है एस पी हो गया और ऊंचाई जो है क्यूपी हो गया। तो कहने का मतलब हो गया 1/2 गुणे एस पी गुणे क्यूपी। और एस पी का मान तो आर है, एस पी का मान आर है और क्यूपी का मान आर, देखो आर डेल्टा थीटा होगा। काहे होगा, क्योंकि यहाँ पर ए है जो क्यूपी जो है यहाँ पर आर्क है, और तुम लोगों को मालूम है कि एंगल बराबर होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। एंगल बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो भाई क्या होगा, ये कोण कितना है डेल्टा थीटा है, और यहाँ पे आर कौन है मतलब चाप कौन है भाई पी क्यू अपान त्रिज्या कितनी है आर। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आर डेल्टा थीटा। देखो आर डेल्टा थीटा वहां पर रखा गया है। तो क्यू एस पी का क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 गुणे एस पी गुणे क्यूपी, और एस पी का मान आर हो गया, क्यूपी का मान आर थीटा। तो क्या हो गया क्यू एस पी का क्षेत्रफल, क्यू एस पी का जो क्षेत्रफल है 1/2 गुणे यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा हो गया। फिर हम क्या किए हैं कि इसी समीकरण में डेल्टा टी से भाग दिए। डेल्टा टी से तुम लोग अगर भाग दे दोगे इसमें, तो ये डेल्टा ए अपान ए हो जाएगा, फिर 1/2 गुणे आर स्क्वायर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, आर स्क्वायर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। अब जैसे यह डेल्टा मतलब ये जो समय अंतराल है डेल्टा टी जो समय अंतराल है, इसको एकदम सूक्ष्म मान लिया जाए, एकदम न के बराबर समय के लिए। तब आप लोग जानते हो कि हमारा नोटेशन कैसे होता है कि हम लिखते कैसे हैं, डेल्टा टी इंस्टेंट टू जीरो लिखते हैं ताक्षणिक के लिए, मतलब किसी क्षण निकालने के लिए। तो डेल्टा टी इंस्टेंट जीरो लिख लिए, यहाँ पर डेल्टा ए अपान डेल्टा टी जो है इसके जगह पर डी ए अपान डी टी हो जाएगा। डी ए अपान डी टी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा था वो डी हुआ, कहाँ हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप डेल्टा टी इंस्टेंट टू जीरो कर दिए। ठीक है, तो डी ए अपान डी टी साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यह इसके एकदम सूक्ष्म मान को प्रदर्शित कर रहा है, यह इसके एकदम सूक्ष्म मान को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि डी ए अपान डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर, जहाँ पर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी था वहाँ डी थीटा अपान डी टी हुआ। जैसे अगर समय अंतराल सूक्ष्म हुआ तो क्षेत्रफल भी सूक्ष्म होगा और कोणीय विस्थापन भी सूक्ष्म होगा सब। जैसे अगर डेल्टा टी अगर सूक्ष्म है तो डेल्टा ए भी सूक्ष्म होगा, डेल्टा थीटा भी सूक्ष्म होगा, तो इसीलिए डी ए अपान डी टी और यहाँ पर डी थीटा अपान डी टी हुआ।
और तुम लोगों को मालूम है कि डी थीटा अपॉन डी टी जो है ताक्षणिक कोणीय वेग का फार्मूला है। पिछले वाले चैप्टर में जो गुणन गति का जो समीकरण था और दृढ़ पिंडों की गुणन गति वाले चैप्टर में हम तुम लोगों को बताए थे कि डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा होता है। और वृत्ति गति में भी आप लोग पढ़ चुके हो कि कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय। अब यहाँ पर डी थीटा और डी टी है, इसका मतलब ओमेगा आएगा, क्योंकि कोणीय विस्थापन बटे समय जो होता है कोणीय वेग होता है। यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी टी जो है ओमेगा हो गया। अब क्या आ गया हमारा फार्मूला, डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना करके, समीकरण 1 बना करके यहीं छोड़ दिए। फिर आप लोग अब आ जाओ इस तरफ, देखो कि दृढ़ पिंडों के गुणन गति में ये भी पढ़े हो आप लोग कि जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग को हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। और कोणीय संवेग जे बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण आई गुणे कोणीय वेग ओमेगा। जड़त्व आघूर्ण को आई से प्रदर्शित करते हैं और कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अगर जड़त्व आघूर्ण आई है और कोणीय वेग ओमेगा है, तब हमारा ये जे बराबर, ये बताओ, जे बराबर आई ओमेगा हुआ। फिर आई जो जड़त्व आघूर्ण होता है, जड़त्व आघूर्ण का ये जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है यम आर स्क्वायर। यम आर स्क्वायर का मतलब है यम द्रव्यमान है, आर दूरी है। मतलब जिस अक्ष के परितः जो गुणन करते हैं उसमें जो है उस अक्ष से दूरी आर है और जो यम जो है उसका द्रव्यमान है। तो गुणन अक्ष से दूरी हो गया आर और यम जो है द्रव्यमान हो गया। यानी कि ये जो ग्रह है, ग्रह से मिलाने वाली, ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी जो है स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। उसके बाद ग्रह जो है कोणीय वेग ओमेगा से चल रहा है, ओमेगा हो गया। और यम जो है स्मॉल यम ग्रह का जो द्रव्यमान हो गया। तो स्वाभाविक है कि तुम लोग जानते हो कि ओमेगा बराबर यहाँ से हो जाएगा जे अपान एम आर स्क्वायर। जे ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, जे अपान एम आर स्क्वायर। यानी कि मतलब ये है कि कोणीय वेग बराबर हो जाएगा तुम्हारा कोणीय संवेग बटे जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग बटे जड़त्व आघूर्ण। अब इस ओमेगा का मान हम लोग जो समीकरण 1 यहाँ पर बनाए थे, डी ए अपान डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा, इसी में हम लोग पुटअप करेंगे। यहाँ पर जब वैल्यू पुटअप करोगे तो डी ए अपान डी टी बराबर हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर। फिर जहाँ पर ओमेगा था, जहाँ पर ओमेगा था वहाँ पर हम लोग जे अपान एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, जे अपान एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डी ए अपान डी टी, फिर 1/2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, जे अपान एम आई। तो डी ए अपान डी टी बराबर जे अपान 2m। अब जे अपान 2m जानते हो कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। जैसे आप लोग रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़े हैं, उसी तरह कोणीय संवेग संरक्षण का भी सिद्धांत होता है कि घूर्णन गति के दौरान या वृत्तीय गति के दौरान किसी कण का जो कोणीय संवेग है नियत होता है, किसी कण का जो कोणीय संवेग है नियत होता है। अब ये जे अपान 2m जो है यह एक कांस्टेंट है, यह चेंज होने वाला नहीं है। घूर्णन गति के दौरान ये चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ए अपान डी टी बराबर जो है ये कांस्टेंट आ गया, नियत। अब यही नियम था जो कि केपलर का द्वितीय नियम, जैसे इससे क्या सिद्ध हुआ, ग्रह का जो क्षेत्रफली वेग है, क्षेत्रफली वेग का है, आप लोग क्षेत्रफल में समय से भाग दिए हो, क्षेत्रफल में समय से भाग दिए हो ना। तो समय से अगर क्षेत्रफल में अगर आप समय से भाग दिए हो तब इसका जो रेशियो है, क्षेत्रफल जो समय से भाग दिए तब ये जो कांस्टेंट आया, इसको आप लोग अपने डेरिवेशन के माध्यम से प्रूव कर दिए। तो केपलर का जो द्वितीय नियम है, यह द्वितीय नियम से यह स्पष्ट हुआ कि ग्रह जो होता है, कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो परिक्रमा करने के दौरान सूर्य से और ग्रह को जो मिलाने वाली रेखा है, यानी ये वाली जो रेखा है, यह समान समय में समान दूरी तय करती है। अगर जैसे जो है एक दिन में पी से लेकर के क्यू तक पहुंचेगी, तो एक ही दिन में यम से लेकर के यन तक भी पहुंचेगी। समान समय में समान दूरी तय करने का मतलब यही हुआ। और इस स्थिति में ग्रह का क्षेत्रफली वेग जो है नियत रहता है, ग्रह का क्षेत्रफली वेग नियत रहता है। एक चीज और हम लोग स्पष्ट कर दिए यहीं पर, ये बताओ कोणीय संवेग नियत होता है, न कि इसका कोणीय वेग। कोणीय वेग जो है, अगर कोई ग्रह सूर्य से अधिक दूर पर रहेगा तो उसका जो कोणीय वेग यानी जो उसकी कोणीय चाल रहेगी, सॉरी रेखी चाल, जो रेखी चाल रहेगी कम रहेगी, रेखी चाल रहेगी जो है कम रहेगी। लेकिन जैसे ही ये नज़दीक में आ जाएगा, नज़दीक में इसकी चाल बढ़ जाती है। तो फाइनली हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई ग्रह सूर्य से अधिक दूर पर है तो उसकी चाल जो है कम होगी, और ग्रह से जैसे ही दूर मतलब नज़दीक में आएगा उसकी चाल जो है बढ़ जाएगी।
तो गुरुत्वाकर्षण में केपलर के नियमों का बहुत सारा महत्व है और आप लोगों के लिए यह एक विशेष टॉपिक होगा कि प्रथम नियम में कोई डेरिवेशन नहीं था। प्रथम नियम में केवल यह था कि जो सभी ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन केपलर के द्वितीय नियम में यह है कि जो सभी ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, इन ग्रहों का जो क्षेत्रफलीय वेग होता है नियत होता है। तो आज हम लोग शुरुआत से मतलब गुरुत्वाकर्षण में कुछ मतलब जैसे टालमी के सिद्धांत, फिर से रिवीजन में आप लोग सुनना चाहेंगे टालमी के सिद्धांत। टालमी ने सिर्फ यह बताया था कि जो ग्रह है जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य, तारे और सभी आकाशीय पिंड चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी स्थिर है। लेकिन इनका सिद्धांत गलत हुआ। फिर आर्यभट्ट ने यह बताया कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये आर्यभट्ट का सिद्धांत था। तो कॉपरनिकस ने उनमें भी संशोधन किया। उन्होंने ये बताया सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वृत्ताकार कक्षा में। सभी ग्रह जो है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे आप लोग रसायन विज्ञान पढ़ते होंगे, जो परमाणु मॉडल के संदर्भ में पहले परमाणु मॉडल जे थॉमसन की ऐसे करके रदरफोर्ड सब आए हैं, संशोधन करते हुए आगे बढ़े हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी पहले टालमी का सिद्धांत, फिर आर्यभट्ट का सिद्धांत, कॉपरनिकस का सिद्धांत, फिर फाइनली जो आया है केपलर का सिद्धांत जो हम लोग पढ़ रहे हैं। केपलर के सिद्धांत में 3 सिद्धांत दिए हैं केपलर ने। पहला वाला केवल यही है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। और दीर्घवृत्ताकार कक्षा आप लोग देखो यहाँ पर सामने बना हुआ है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा जिसका एक अक्ष जो है मतलब जिसका क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष से बड़ा होता है। जिसका जो क्षैतिज अक्ष जो होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष से जो है ये बड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये ग्रह को मिलाने वाली रेखा है समान समय में समान क्षेत्रफल पार करेगी। इसका मतलब अगर अधिक दूरी पर है तो चाल कम होगा, अगर नज़दीक में तो चाल अधिक होगा। हम लोग अपने डेरिवेशन के माध्यम से इसको प्रूव कर लिए हैं। आगे से अगर आप लोगों को मतलब गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में जितने भी ऐसे केपलर का तृतीय नियम है इसकी व्याख्या हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप आप लोग फिजिक्स के सारे टॉपिकों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। CP ऑनलाइन जोन में सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।